दिसंबर 1990 सिलेसियन के एक सैनिटोरियम में एक आदमी जो अपनी ही ट्रीटमेंट करा रहा है ट्यूबरक्लोसिस का, जिसे टीबी कहते हैं। हाल ही में सेकंड गर्लफ्रेंड के साथ उसका रिलेशनशिप खत्म हो गया। फिजिकली बहुत वीक के साथ साथ मेंटली डिप्रेशन, एंजाइटी और इंसोमिया से जूझ रहा है। ऐसे ही एक दिन वो आदमी विंडो के पास बैठा। शाम हो गई थी, बाहर कुछ अजीब उदास सी हवा चल रही थी। अचानक उसने पेन उठाया और लिखना शुरू किया अपने पिता को। प्रिय बाबा, कुछ दिन पहले आपने पूछा था मैं आपसे इतना क्यों डरता हूँ। इस सवाल का जवाब मैं तब नहीं दे पाया, थोड़ा आपके डर की वजह से, थोड़ा इसलिए। इस डर का दायरा इतना बड़ा है कि मैं सीधा साफ शब्दों में समझा नहीं पाऊँ। इस चिट्ठी में मैं आपका सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ, पर इतना भी बता दूं कि जवाब बिल्कुल ठीक होगा ये जरूरी नहीं, क्योंकि लिखते हुए भी आपका डर मेरा कलम रोक रहा है। और डर इतना बड़ा है कि पूरा कुछ लिखना भी मेरे लिए काफी मुश्किल है। ये बोलते चिट्ठी लगभग 100 पेज की बन गई थी। एक समय आया कि बाबा को लिखने के लिए शब्द खत्म हो गया, पर ये चिट्ठी उसने अपने बाबा को सीधा नहीं भेजा, क्योंकि उसमें इतना हिम्मत नहीं थी। उसने चिट्ठी अपनी माँ को भेज दी और कहा कि माँ, इस चिट्ठी को बाबा तक पहुँचा देना। लेकिन काफका की माँ जूली काफका ने कभी भी उस चिट्ठी को काफका के पिता तक नहीं पहुँचाया, क्योंकि काफका की माँ जानती थी कि चिट्ठी में काफका अपने बहुत से दर्द, दुख और शिकायतें लिखी थी अपने बाप से जुड़ी। काफका के पास चिट्ठी की एक और कॉपी थी। उस चिट्ठी को डायरी, नोटबुक्स और अनफिनिश नोवेल के साथ अपने इकलौते दोस्त मैक्स बोर्ड के पास भेज दिया और कहा कि इसे जला देना। काफका की 3 जून 1924 ऑस्ट्रेलिया में मौत हो गई ट्यूबरक्लोसिस की वजह से। लेकिन उनके लेजेंडरी नोवेल्स द ट्रायल 1925 में, द कैसल 1926 में और अमेरिकन 1927 में सब उनकी मौत के बाद पब्लिश हुआ। सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसके दोस्त ने काफका की आखिरी इच्छा पूरी नहीं। उसने राइटिंग्स जलाने के बदले पब्लिश किया काफका के नाम पे, क्योंकि काफका की आखिरी इच्छा थी कि मरने के बाद उसकी राइटिंग्स जला दिया जाए। और इसी पब्लिशिंग ने पूरा कॉन्टेक्स्ट बदल दिया। जो इंसान अपने लिखे शब्दों पर खुद भरोसा नहीं कर पाया, मौत के बाद वो एक ऐसी फेमस राइटर में बदल गया। बहुत से राइटर काफका को इंस्पिरेशन मानते हैं और दुनिया आज भी उसकी बात करते हैं। काफका को याद करा जाता है कभी तारीफ से भी और कभी क्रिटिसिज्म से। दिस इज द रियल लाइफ स्टोरी ऑफ फ्रांज काफका। सिर्फ 40 साल की उम्र में दुनिया छोड़ के चले गए, लेकिन उन्होंने लिटरेचर में मॉडर्न लिटरेचर को इंट्रोड्यूस किया। अगर देखा जाए, काफका ने अपनी पूरी जिंदगी में ज्यादा कुछ लिखा भी था। सिर्फ 3 अधूरे नोवेल्स, कुछ शॉर्ट स्टोरीज, थोड़े लेटर्स, डायरीज, बस इतना ही। फिर भी फ्रांज काफका मॉडर्न लिटरेचर का स्टैंडर्ड बन गया। अब तक जितने भी लोग लिटरेचर में नोबेल जीत चुके हैं, उनमें से लगभग 1/3 ने ओपनली एक्सेप्ट किया उनके राइटिंग्स पे काफका का हाथ था या फिर इन्फ्लुएंस था। शेक्सपियर के बाद किसी भी राइटर के ऊपर इतना लिखा नहीं गया जितना काफका के ऊपर लिखा गया। 1990s के मिड तक उनके ऊपर 1 लाख से ज्यादा रिसर्च वर्क्स लिखे जा चुके। राइटिंग्स में उन्होंने बार बार दिखाया एलिनेशन, गिल्ट, एंजाइटी, एब्सर्डिटी, एग्जिस्टेंशियल जैसी थीम्स। उनकी कॉम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए एक नया शब्द बना काफकाइस्ट। बहुत से सवाल हमेशा काफका के ऊपर उठाया जाता है। जो इंसान लिटरेचर की दुनिया को हिलाकर रख दिया, वो अपनी ही जिंदगी में एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से क्यों जूझ रहा था? अपनी मौत से पहले उसने अपनी सारी राइटिंग्स को जला देने की इच्छा क्यों की? क्या काफका की राइटिंग वाकई अजीब और स्ट्रेंज थे? और काफका ने अपनी किताब में ऐसा क्या लिखा कि मौत के 100 साल बाद भी काफका इतना रिलेवेंट क्यों है आज की दुनिया में? चलो फ्रांज काफका की एक अनफिनिश्ड नोवेल देखते हैं, द ट्रायल। द मेटामॉर्फोसिस। सोचो एक दिन तुम सुबह उठते हो और सडनली रियलाइज करते हो तुम अब इंसान नहीं हो रही। मेटामॉर्फोसिस की ऐसे ही स्टार्ट होती है। पियोगॉड हमसा उठता है और देखता है कि वो अब एक इंसान नहीं, वो एक कीड़े में बदल चुका है। कल तक जो लड़का फैमिली का सपोर्ट सिस्टम, अर्निंग मेंबर था, जो पैसा कमा के घर चलाता था, एक ऐसी क्रिएचर बन गया है जिसे देखकर सबको घिन आ रही है। तुम्हारे वैल्यू सिर्फ तब है जब तुम यूजफुल हो। लेकिन जैसे ही उसकी फैमिली ग्रेगोर समसा की शरीर में बदलाव देखती है तो उनका प्यार तुरंत बदल जाता है। लव से फियर और फियर से हेट्रेड।
इंसान उस चीज से डर जाता है जो उसके समझ में नहीं आता। यही चीज ग्रेगोर साम्सा के साथ हुआ। एक अजीब सी चेंज हुआ ग्रेगोर साम्सा के शरीर में जो उसके हाथ में नहीं था। उसके फैमिली का जो प्यार था उसके ऊपर, वो निकल के गुस्सा और नफरत में बन चुका है। कहानी का सबसे डार्क सीन तब आता है जब ग्रेगोर साम्सा के फादर, जिन्होंने उसे एक यूजफुल आदमी बनने को मजबूर किया था, उसी बेटे पर एक एप्पल फेंकता है। ये एप्पल ग्रेगोर की शेल में अटक जाती है और ग्रेगोर साम्सा की मौत हो जाती है। लेकिन असल में वो एक एप्पल नहीं था, वो एक सोसाइटी का जजमेंट था। तुम अलग हो, तुम एबनॉर्मल हो, तुम्हें जीने का हक नहीं है। और शायद काफ्का ने यह सीन लिखा था अपनी फादर को याद रख के। एक ऐसा बाप जो हमेशा चाहता था कि बेटा उसके जैसा बने, लेकिन बेटे ने जब खुद का रास्ता चुना तो उसे तोड़ दिया जाए। कॉन्सेप्ट ऑफ शेम। सोसाइटी भी ऐसे ही चलता है। अगर सब कलर कपड़े पहने और तुमने व्हाइट पहना तो तुम्हें पब्लिकली शेम किया जाएगा। यही है काफ्का का कॉन्सेप्ट ऑफ शेम। 18th सेंचुरी में फिलोसोफर जेरेमी बेंथम ने बोला था, एक काम तब तक सही है जब तक वो ज्यादा लोगों को खुश कर रहा है। इट साउंड सिंपल, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि जो अलग है, जो साइलेंट है, जो माइनॉरिटी में है, उन्हें सैक्रिफाइस कर दो मेजॉरिटी के लिए। ग्रेगोर साम्सा भी ऐसे ही सैक्रिफाइस बन गया। वो अपनी फैमिली से कनेक्ट करना चाहता था, वो अभी भी उनके लिए यूजफुल बनना चाहता था, लेकिन जितना वो पास आता उतना ही उनका गुस्सा और नफरत बढ़ जाता। लास्ट तक उसने सिर्फ फैमिली के बारे में सोचा, लेकिन फैमिली ने सिर्फ उसको बोझ माना। काफ्का का डर और वो अनफेयर सिस्टम और वो काफ्का के प्राइवेट बैटल्स। बाद में बहुत से राइटर्स ने काफ्का की स्ट्रेंज मिरर से पीस उठा के अपने वर्ल्ड में यूज किया था। कहानी में ग्रेगोर साम्सा का जब एंड होता है, फैमिली आगे बढ़ जाती है, जिंदगी एक तरह से नॉर्मल हो जाती है उनकी। ग्रेगोर साम्सा को सब भूल जाता है, जैसे ग्रेगोर साम्सा उनके लाइफ में कभी था ही नहीं। काफ्का ने एक जगह लिखा था, मेरे दिमाग के अंदर एक डर से भरा दुनिया चल रहा है, उसको अंदर दबा के रखने से अच्छा मैं अपने दिमाग को चीर कर वो सारे थॉट को बाहर निकाल लूं। यही काम देखा जाए तो काफ्का ने अपने राइटिंग्स में किया था। लोग काफ्का के साथ कनेक्ट कर पाते हैं इसीलिए क्योंकि उसकी स्टोरीज उनकी रियल लाइफ से मैच करती है, बस थोड़ा डार्क तरीके से। कभी लगता है कोई तुम्हें समझता ही नहीं, काफ्का के कैरेक्टर्स वही फील कराता है। कभी लगता है सोसाइटी सिर्फ तब प्यार करती है जब तुम यूजफुल हो, काफ्का के इसी दर्द को दिखाया जाता है। कभी लगता है रूल्स अनफेयर है, काफ्का वही फ्रस्ट्रेशन लिखता है। कभी लगता है लाइफ तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, काफ्का की बुक्स उसी केज के बारे में है। इसलिए आज भी टीनेजर्स और एडल्ट्स कहते हैं फ्रांस काफ्का ने मेरे फीलिंग्स को लिखा है। फ्रांस काफ्का ने लिखा था, आई एम ए केज इन सर्च ऑफ ए बर्ड। ट्रायल। एक सुबह एक आदमी जिसका नाम था जोसेफ के द ट्रायल का मेन किरदार है, नींद से उठता है और देखता है कि दो पुलिस उसके बेड के पास खड़े हैं। पुलिस ने कहा, जोसेफ को यू आर अंडर अरेस्ट। जोसेफ शॉक में आ गया, उसे समझ ही नहीं आया कि उसने ऐसा क्या क्राइम किया। कोई उसे कुछ एक्सप्लेन भी नहीं करता, बस कहता है तुम अपना नॉर्मल लाइफ जियो, लेकिन तुम्हारा ट्रायल जल्दी शुरू होगा। सबसे अजीब बात यह थी, पूरी कहानी के दौरान जोसेफ को पता ही नहीं चला कि उसका क्राइम क्या है, ट्रायल कब स्टार्ट होगा, क्यों होगा, किस लिए होगा। धीरे धीरे ट्रायल का थॉट उसके दिमाग में भारी बोझ बन गया। उसका स्ट्रेस बढ़ने लगा, काम में ध्यान नहीं रहा और उसके जिंदगी बिगड़ने लगी। अगर देखा जाए काफ्का का नोवेल द ट्रायल सिर्फ जोसेफ की स्टोरी नहीं है, ये हम सब की स्टोरी भी है। जिंदगी में हम भी फील करते हैं कि लोग हमेशा हमें जज करते हैं, लोग गॉसिप करते हैं, हमारे बारे में क्रिटिसाइज करते हैं, हमारी मिस्टेक्स पे हंसते हैं। कभी कभी लगता है जैसे हम भी एक ट्रायल के अंदर है, बिना वजह, नोवेल की जोसेफ की तरह। इंडियन थिंकर जेडू कृष्णमूर्ति ने एक बार कहा था, द एबिलिटी टू ऑब्जर्व विदाउट इवैल्यूएटिंग इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस। पर हम क्या करते हैं, हर चीज को ओवरथिंक करते हैं और अपनी लाइफ को और कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं, बिल्कुल जोसेफ की तरह। फिलोसोफर सेनेका ने कहा था, वी सफर मोर इन इमेजिनेशन देन इन रियलिटी। मतलब हम अक्सर ओवरथिंक करके प्रॉब्लम को और बड़ा बना लेते हैं। कहानी का जोसेफ भी इसी वजह से सफर करता है। अगर उसने थोड़ा इजी लिया होता तो शायद उसकी लाइफ आसान होती। और साइकोलॉजिस्ट कार्ल रॉजर्स कहते थे, द क्यूरियस पैराडॉक्स इज दैट व्हेन आई एक्सेप्ट माई सेल्फ जस्ट एज आई एम देन आई कैन चेंज। मतलब जब हम अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हैं तभी हम लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं। फिर आता है एक फीलिंग्स हेल्पलेसनेस। जिंदगी में बहुत सी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती,
जोसेफ अपना ट्रायल कंट्रोल नहीं कर पाया। वैसे ही हम अपनी लाइफ में सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, बस एक चीज हमारे हाथ में है, हम कैसे रिएक्ट करते हैं। अब आते हैं नोवेल पे। जोसेफ अपनी पूरी जिंदगी इस कन्फ्यूजन में जीता रहा, ट्रायल कब होगा, क्या होगा, क्यों होगा, उसे कभी पता ही नहीं चला। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस, उसका जॉब, उसका पर्सनल लाइफ सब कुछ उस ट्रायल के प्रेशर के नीचे टूट जाता है। जोसेफ की कहानी एक सिंबल है हमारी लाइफ के लिए। कभी भी हम भी अपनी जिंदगी में अनआंसर्ड क्वेश्चन में उलझ जाते हैं। हमें लगता है कि आसपास के लोग हमेशा हमें जज कर रहे हैं, हमारी गॉसिप कर रहे हैं और हम पर हंस रहे हैं। लेकिन जिंदगी का असली सच ये है कि हर इंसान अपना ट्रायल जी रहा है, जोसेफ की तरह। यहीं पर एक मुझे बात याद आता है गेम ऑफ थ्रोन्स का टायरियन लैनिस्टर्स। आई हैव बीन ऑन ट्रायल माई एंटायर लाइफ। और सच ये है कि हम सभी लोग अपनी जिंदगी में ऐसे ही एक इनविजिबल ट्रायल्स जी रहे हैं।